हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे उम्मीद करते हो बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई पूरे मजे से कर रहा होगा। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ आईआईटी का क्वेश्चन बैंक और वो वेव मोशन का बताने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास मैंने आपको 11 नंबर क्वेश्चन तो का आपको मैंने सोल्व कर दिया था। तो आज चलो मैं 12 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करने जा रहा हूँ आईआईटी का क्वेश्चन बैंक। तो चलो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान है। आईआईटी का क्वेश्चन बैंक जो है बनाना बहुत आसान है। कहता है सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स। ये प्लेलिस्ट में आप देखना, सीरियल नंबर से डाला हुआ है सबका चैप्टर वाइज। ए सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। द ट्यूब इज डिप्ड। शुरू में क्या कहता है, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में बताया था और वही क्वेश्चन है। लो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास मैंने बताया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जो है क्वेश्चन को बनाते जाना। चलो देखो रिपीट कहां हुआ है ये मैं दिखा रहा हूं। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं बताया था। देखो यहां पर ए सिलिंडर रेजोनेंस ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, वही क्वेश्चन दिया है यार। ये कब दिया है, 1992 का है। ये देखो एकदम ऑप्शन के फॉर्म में उसी को पूछ दिया है। 1981 का ये क्वेश्चन पहले था और ये 92 में रिपीट हुआ है। देखो केवल यहां भरने वाला है। पहले यहां पूछा है, पहले जो है पहले इसमें पूछा था। देखो पहले 81 में पूछा है, 1981 में। उसके बाद उसी क्वेश्चन को जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दिया है। सेम है क्वेश्चन कि नहीं, बताया हुआ है। ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है 92 में, मतलब लगभग 11 साल बाद जो है पूछ दिया है आपका, रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। इसलिए मैं बारी बारी बोलता हूं कि जितना अब तक आईआईटी का क्वेश्चन आया उसको रेडी कर जाओ, बना जाओ यार। क्वेश्चन ऊपर से नहीं आएगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो पहले तुम क्वेश्चन बैंक में बना चुके हो उसी टाइप का सिमिलर टाइप का मिलेगा। क्लियर है। चलो तो ये 12 नंबर क्वेश्चन तो वही है, ये बताने का जरूरत है नहीं। क्लियर। कितना आंसर आएगा, एफ के बराबर है नहीं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग देख लोगे, ये क्वेश्चन बताया हुआ है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 क्या करता है, 13 में कहता है क्या कि a transverse wave is described by the equation y is equal to this। आपको क्या मैंने बताया था कि x t का साइन यदि अपोजिट है तो ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यदि दोनों का साइन सेम है तो ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये बात तो जानते हो। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। क्लियर है। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना होता है, v मैक्स बराबर a ओमेगा होता है, जानते हो ना। एम्पलीट्यूड यहां पर कितना है दोस्तों, पाई नॉट है। इसके जगह जो होगा एम्पलीट्यूड होगा। क्लियर, पाई नॉट। मेन इक्वेशन से आप कंपेयर कर देना, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के, यही ना। के को एंगुलर वेव नंबर बोला जाता है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होगा, टी का कोफिशिएंट ओमेगा देता है। यहां पर टी का कोफिशिएंट कितना है ध्यान देना है। ये 2 पाई से गुना करके ना टी का कोफिशिएंट लोगे तो 2 पाई एफ हो जाएगा। टी का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ। अरे यहाँ पे कुछ नहीं ना जी, तो कंप्लीट गुना करके ना लोगे तो टी का कोफिशिएंट
डायरेक्ट एफ मत ले लेना, 2 पाई एफ। क्लियर? ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। अब कहता है आगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल का जो है स्पीड ऑफ वेव के, सॉरी, वेव वेलोसिटी के क्या है, बराबर है। तो वेव वेलोसिटी सी नहीं, और वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ओमेगा बाई के करके। तो 2 पाई बाई नॉट इंटू एफ, ओमेगा बाई के, ओमेगा टी का कोफिशिएंट होता है, तो टी का कोफिशिएंट 2 पाई एफ हो गया, और के किसका कोफिशिएंट होता है, एक्स का, तो 2 पाई से गुना करोगे तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। साइन नहीं लेना, केवल उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा। क्लियर? एंगुलर वेव नंबर यहां से 2 पाई एफ इंटू बाई नॉट निकालना क्या था आपको, आपको निकालना है इफ, ये आपको, तो यहां से जो होगा आंसर हो जाएगा। देखो ना, 2 पाई कैंसिल, तो एफ लेम्डा और 2 पाई एफ इंटू बाई नॉट, एफ से कैंसिल, तो लेम्डा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई नॉट। 2 पाई बाई नॉट कौन सा ऑप्शन है, लेम्डा बराबर 2 पाई बाई नॉट, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? बहुत आसान था ये, 1984 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो देखो कब ही क्या क्वेश्चन हो, 1984 का हो, 1985 का हो, उसको छोड़ना नहीं है, पूरा क्वेश्चन बैंक सोल्व कर जाना। 10 साल 20 साल बाद बहुत क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है, एकदम सेम। और इतना ही नहीं, आपको उसी टाइप का, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन बैंक पर आप दोस्तों जरूर प्रैक्टिस करो। उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बनाओ, आपसे बनते जाएगा। कहता है ट्यूब क्लोज एट वन एंड कंटेनिंग एयर, एक एंड पर बंद है मतलब क्लोज ऑर्गन टाइप है, प्रोड्यूसेस व्हेन एक्साइटेड द फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 Hz, 512 Hz फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो कितना हो जाएगा, एक इन पर क्लोज है तो फ्रीक्वेंसी बराबर c/4 है, यही जानते हो ना। और ये आपको 512 दे दिया। क्वेश्चन फर्स्ट, आगे देखो क्या कहता है। इफ द ट्यूब इज ओपन एट बोथ एंड, जब दोनों इन पर ओपन हो जाएगा, दोनों इन पर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी एक्साइटेड, और एक्साइटेड करना को बजाओगे तब ना, वहां से क्या होगा, इमिट होगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तब क्या हो जाएगा, जब दोनों एंड ओपन हो जाए तब। तो पाइप वही ना है, जब पाइप वही है, ट्यूब वही है, लेंथ तो वही रहेगा। तो अब कहता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका क्या हो जाएगा, तो एफ डैश बराबर क्या लिखोगे, c/2l हो जाएगा फॉर्मूला, c/2l, लेंथ तो वही ना रहेगा। अब बताओ, सेम टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे बनाया था, दो बार रिपीट हुआ, ये भी समझो तो एक तरह का रिपीट ही है, नहीं है? क्लियर? अब ये दोनों इक्वेशन से एफ डैश निकाल लो, नहीं निकल जाएगा तो क्या करोगे, 2 से दोनों तरफ भाग दे दो, तो एफ डैश बाई 2 और इधर c/4l हो जाएगा, और c/4l आपको दिया हुआ है कितना, 512। तो एफ डैश बराबर 512 का डबल हो गया कि नहीं, बोलो, मतलब 1024। बताओ, जस्ट उसी का रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं, एकदम सेम है, रिपीट ही है। क्लियर है ना? चलो अब बताओ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था कि नहीं, 1981 में पूछा हुआ क्वेश्चन 1992 में रिपीट कर दिया, और ये भी समझो रिपीट ही है, यहाँ केवल वैल्यू दिया हुआ है, तो ये 1986 में एक तरह का। क्लियर? वहां पर फ्रीक्वेंसी सेम आ गया था, यहाँ पर देखो प्रोसेस सेम है। वहां शुरू में क्या था,
दोनों इन पर ओपन था, फिर क्या हुआ था क्लोज। यहाँ क्या है कि शुरू में क्लोज है, बाद में ओपन हो गया। सिमिलर है कि नहीं? सिमिलर है, तो इसको भी रिपीट ही माना जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 1024, ये रहा आंसर। क्लियर? ठीक है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत आसान सब क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है। ये देखो, जब मैं पढ़ाता हूं ना, थ्योरी में ही लिखा देता हूं। बहुत लोग के कहना है थ्योरी काहे दे रहा है? अरे बेवकूफ कहीं का, बिना थ्योरी के तुमको भेजा में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। देखो थ्योरी से उठा के क्वेश्चन डाल दिया है, तो वहां झाल बजाओगे, क्या करोगे? इसलिए ये दिमाग से निकाल देना है, पढ़ो एकदम डीपली। देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स बहुत लोग को स्टार दिखता है, कहता है कि न बुझाए तो बोलेगा बहुत हाई लेवल है। ऐसा कुछ नहीं यार, हाई लेवल कुछ नहीं होता है। और मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में देखो उसको लोग पढ़ाते भी नहीं है, लास्ट में कहते कहते वो पढ़ाते ही नहीं। जानते हैं कि पढ़ाएंगे तो बच्चा को बुझाएगा नहीं। कैसे नहीं बुझाएगा यार? उसको डीप से पढ़ाइएगा, कैसे नहीं समझ में आएगा? कहता है वेव रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस इज सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड मतलब जाकर के मुलाकात कर लिया, मिल गया नहीं। सुपर इम्पोज्ड विथ अनदर वेव टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सीज्ड हो जाता है। तो जो प्रोग्रेसिव वेव था, प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस कर रहा, मतलब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, वही जब सीज्ड हो जाएगा तो स्टेशनरी वेव होगा। अब देखो, मान लेते हैं कि हम एक डब्बा मिठाई दिए हुए हैं और लाइन में खड़ा है सर, हम डब्बा बढ़ाते जाए, ले भाई तू अपना एगो ले लो, अगले को बढ़ा दो, ले भाई तू अपना ले लो, अगले को बढ़ा दो। और एगो ऐसा आदमी है कि न हम लेंगे न देंगे, न लेंगे न देंगे, मतलब कि न हम लेंगे और न बढ़ाएंगे, तब आगे डब्बा बढ़ेगा ही नहीं। तो सीज्ड हो गया कि नहीं? एनर्जी, एनर्जी सीज्ड हो गया। तो यहां पर ध्यान दो, इधर ए वेव रिप्रेजेंटेड दिस। क्या मैंने बताया था कि स्टेशनरी वेव के थ्योरी में मैंने बताया था कि दो आइडेंटिकल वेव होना चाहिए और ट्रैवल किधर से करना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। क्लियर है? कैसे ट्रैवल करना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये देखो एक्स टी का साइन क्या है? अपोजिट है। तो एक्स टी का साइन जब भी अपोजिट होता है तो ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और सेम साइन यदि होगा तो ट्रैवलिंग इन अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो मैंने क्या डिफिनेशन में लिखाया था कि जब भी दो वेव, आइडेंटिकल वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो आफ्टर सुपरपोजिशन क्या फॉर्म करता है? स्टेशनरी वेव देता है। तो आइडेंटिकल वेव मतलब हर एक तरह से सब कुछ सेम है, एम्पलीट्यूड सेम, के सेम, ओमेगा सेम, तो सब में है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आना चाहिए। तो निश्चित रूप से के और एक्स और ओमेगा एक्स और टी का साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सेम साइन वाला कौन कौन इक्वेशन है? ये तो होगा नहीं, अपोजिट साइन है, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। अब देखो ये दोनों में से कोई होगा। क्लियर? ध्यान देना, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ग्राफ तो आप लोग जानते ही हो। ऐसे मैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूं, उसमें भी आपको ग्राफ मिलेगा। पहले भी मैंने पढ़ाया था और फिर से पढ़ा रहा हूं मैथमेटिकल टूल्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, जानते हो। और y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा? बस यही होता है कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, स्टेशनरी वेव कहने का मतलब कि कुछ पॉइंट्स जो है ऐसा होगा जिसका एम्पलीट्यूड 0 होगा, मतलब ऑसिलेट ही नहीं कर रहा होगा, एकदम परमानेंट रेस्ट में, ना हम देंगे ना लेंगे।
यानी न एनर्जी लेना चाह रहा है न देना चाह रहा है। वही हुआ बात। कुछ स्टूडेंट जो है कहा कि हम मिठाई न खाएंगे न देंगे, तो वहां से एनर्जी आगे जाएगा ही। तो अब देखो एनर्जी आगे क्यों नहीं जाएगा, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो ये वो कहेगा कि चल भाई इधर, दूसरा कहेगा चल भाई इधर, तो जाएगा किधर? एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड होता है। पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। तो एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह का डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है, तो एम्पलीट्यूड भी वेक्टर होगा। तो एक कह रहा है चलो इधर, उतना ही से इधर ले जा रहा है, तो दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो। तो उस केस में वो पार्टिकल क्या हो सकता है? रेस्ट में क्या होगा? रेस्ट में हो जाएगा, मतलब ऑसिलेट करेगा ही नहीं। जब ऑसिलेट नहीं करता है उस पार्टिकल को नोट्स बोला जाता है। तो ये ऑप्शन होगा कि नहीं? इसका एम्पलीट्यूड प्लस तो दूसरा का माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नहीं, नोट बनेगा। क्लियर है? चलो ये भी कॉस, ये भी कॉस। क्लियर है ना? चलो, तो ये हो गया स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, जिसको थ्योरी नहीं पता हो उससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट। इसलिए हवा में तीर चलाने से अच्छा है डिटेल पढ़ो, ज्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखो, कहता है कि एन ऑर्गन पाइप P1, एन ऑर्गन पाइप P1 closed at one end vibrating in first harmonic मतलब फंडामेंटल मोड, ओपन एट वन एंड। तो फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रीक्वेंसी नियम से दिखा हो जाए से C/4L हो जाएगा। क्लियर? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, इसलिए फर्स्ट हार्मोनिक भी बोला गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में जितना इंटीजर से गुना होता है दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में 1 से गुना है, इसका मतलब फर्स्ट हार्मोनिक है। एंड अनदर पाइप P2, ये हो गया P1 के लिए। P2 ओपन एट बोथ एंड्स वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड हार्मोनिक, दोनों एंड पर ओपन है, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा उसका? C/2L हो जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कहता है कि थर्ड हार्मोनिक्स है, तो फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल ही क्या होता है? हार्मोनिक्स होता है, तो 3 से गुना हो जाएगा इसमें। नहीं, फंडामेंटल को कितना से? 3 से गुना। आज इन रिजोनेंस हो गया है जी। रिजोनेंस के केस में ये भी देखो, रिजोनेंस थ्योरी होता है। रिजोनेंस जिसको पता नहीं है उसको क्वेश्चन ये बनेगा कभी नहीं, जिंदगी में बनेगा। तो रिजोनेंस का केस में मैंने आपको बताया था कि एक एक्सटर्नल एजेंट है और मान लो कि एक सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर है? और मान लो कि 1 सेकंड में वो 5 बार ऑसिलेट कर रहा है, और हम जब हमारे तरफ आए मारे एक हथौड़ा, तो उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ते जाएगा। मारते 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 उसको अपने फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कराती है। मान लो कि हम 1 सेकंड में 10 बार हथौड़ा चला रहे हैं, वो 1 सेकंड में 5 बार ऑसिलेट कर रहा था, तो उसको मारते मारते अपना फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करा दूंगा। जैसे एक्सटर्नल एजेंट हम हो गए, हथौड़ा चला रहे थे, और सिस्टम क्या हो गया? जो ऑसिलेट कर रहा था। तो एक्सटर्नल एजेंट का फ्रीक्वेंसी या सिस्टम का फ्रीक्वेंसी यदि सेम हो जाता है दैट इज कॉल्ड रिजोनेंस कंडीशन, और इस फिनोमेनन को रिजोनेंस बोला जाता है। क्लियर है? और इस टाइप के ऑसिलेशन को फोर्स ऑसिलेशन बोला जाता है। फोर्सली उसको अपने फ्रीक्वेंसी से क्या कर दिया? ऑसिलेट कर दिया। क्लियर है? तो निश्चित रूप से ये दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा तभी तो रिजोनेंस होगा। क्लियर है? तो μ1 बराबर μ2, तो C/4L 2L, ये L1 मान लो तो ये L2 मान लो। P2 का लेंथ L2 और P1 का L1,
अब यहां से क्या हो जाएगा, लेंथ का रेशियो निकल जाएगा, और स्पीड ऑफ साउंड वेव एयर में तो दोनों के लिए सेम ही होगा। नहीं, रेशियो ऑफ लेंथ P1 एंड P2। ध्यान देना एक बात और, जो लैंग्वेज पहले रहेगा उसको न्यूमरेटर में रखना है। P1 बाई P2 है, यानी L1 बाई L2 आपको फाइंड करना है, निकाल लो। ये से ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, ये भी कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा L2 बराबर 3 2 जा 6 L1, L1 बाई L2 बराबर कितना जी, 1/6। L1 बाई L2 बराबर 1/6। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखना है, जो पहले वो न्यूमरेटर में, जो बाद में डिनोमिनेटर में। ये आया 1988 में क्वेश्चन। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर है? इसको कैसे सोल्व करोगे? इसमें किसी को दिक्कत है? अरे पीछे जो बता है, किसी को प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं किया है। कहता है कि ओपन ऑर्गन पाइप P1, इसका लेंथ L1 मान ले, क्लोज एट 1 इंच, एक इंच पर क्लोज रहता है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होता है कि नहीं। और कहता है कि फर्स्ट हार्मोनिक में है, तो यार फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, क्योंकि 1 से गुना होता है फ्रीक्वेंसी में। जितना इंटीजर से गुना होगा फंडामेंटल में, वह क्या होता है, हार्मोनिक होता है। वाइब्रेटिंग इन थर्ड हार्मोनिक, P2 ओपन एंड बोथ इन, दोनों ही पर ओपन होता है तो फंडामेंटल C/2L, ये जानते हो फॉर्मूला। थर्ड हार्मोनिक में तो 3 से गुना, रिजोनेंस हो गया, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो गया। एक्सटर्नल रीजन का फ्रीक्वेंसी सिस्टम के फ्रीक्वेंसी के बराबर यदि होता है तो रिजोनेंस हो जाता है, रिजोनेंट कंडीशन हो जाता है। इस केस में सिस्टम लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है। दोनों का रेशियो पूछ रहा है लेंथ का, निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो। कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट बाय ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग पीरियडिक मोशन इज गिवन बाय। क्लियर है? पीरियडिक मोशन मतलब जो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है, मोशन को रिपीट करता है। द एक्सप्रेशन में बी इज कंसीडर्ड टू बी ए रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब वही मिल करके जो बना, तो मिलने का रिजल्ट क्या होगा भाई? इंडिपेंडेंट हार्मोनिक मोशन। कहता है कितना वेव मिल करके ये बनाया होगा, ये पूछ रहा है। कितना वेव सुपरपोज करके ये बना होगा। तो चलो देखो कि वो वेव मिला। बाई बराबर आपको दे दिया है दोस्तों कितना, 4 cos स्क्वायर हाफ T इंटू साइन 1000 T, यही है ना। कि वो वेव से मिलके ये बना है, इसी को निकालना है। इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, 1000 T। 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह जानते हो फॉर्मूला, तो 1 प्लस cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा है। क्लियर है ना? 2 cos स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो थीटा की जगह कितना है, T/2, तो cos 2 थीटा। बोलो लिख सकते हो कि नहीं, 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला से। इंटू साइन 1000 T, ये फॉर्मूला मैंने लगाया। cos स्क्वायर cos 2 थीटा बराबर जानते हो 2 cos स्क्वायर थीटा, 3-4 फॉर्मूला होता है ना जी। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला तो लगाया हूं।
क्लियर? चलो, थीटा की जगह t/2 है तो cos 2 थीटा, ठीक है। ऐसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको फॉर्मूला मैथमेटिकल टूल्स में जाकर के देख लेना, मैं बता चुका हूँ, ये बताया हुआ है, बहुत सारा फॉर्मूला लिखाया था। तो मैथमेटिकल टूल वाला लेक्चर अपना देखना। अब इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 2 इंटू, बोलो जी, टू इंटू साइन 1000t प्लस cos t इंटू साइन 1000t। 2 से गुना कर ना दो, इसको काय को रखे हो, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा। क्लियर? चलो, सीधे पावर 1 कर देना, इसका तो पावर 1 हो गया। अब ये एक वेव का काम करेगा। इसमें देखो 2 sin a इंटू cos b, क्या लिख सकते हो? sin a प्लस b, ये भी फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। sin a माइनस b, ये भी फॉर्मूला बता चुका हूं। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला हो गया। sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला बता चुका हूँ मैथमेटिकल टूल्स में। क्लियर? याद होगा फॉर्मूला? चलो देखो, अब इसको क्या लिख सकते हो? 2 sin 1000t प्लस ये हो जाएगा sin 1001t, होगा ना, प्लस sin 999t। 3 को वेव हो गया, 1 2 3, 3 वेव इसमें एडेड है, यानी 3 वेव सुपरपोज करके ये बना है। तो कौन सा ऑप्शन? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 वेव मिल करके ये बाबू बना है। क्लियर है? ठीक है ना? चलो देखो, तुमको समझा रहा था तो इतना ले गया, हम इसको डायरेक्ट मार देता है। ये 2 के cos स्क्वायर का फॉर्मूला है तो 2 पार्ट में होगा, फिर इससे गुना करोगे तो sin इंटू साइन भी उसका 2 पार्ट होगा, एक ये होगा 3 पार्ट, डायरेक्ट मार देते, ये है से आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हो। डिटेल से समझाना मेरा काम है, बाकी तू यार डिटेल जब मैं पढ़ा दूंगा तो तू तो खुद शॉर्ट कर दोगे। लेकिन क्या होता है, सब जगह टीचर ही शॉर्ट मार देते हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा? उसको तो भेजा में जाएगा नहीं, भेजा में नहीं जाएगा तो बेचारे से क्वेश्चन बनेगा नहीं। जब क्वेश्चन नहीं बनता तो बेचारा क्या करे? घर से भी प्रेशर है, यहाँ बेचारे को समझ में नहीं आ रहा, पैसा भी बेचारा का डूब गया, घर खेत बेच करके आया, दे दिया 2 लाख 3 लाख रुपया, तो लोग सुसाइड कर लेता है। इसलिए बहुत सारा सुसाइड का केस सुना होगा। तो सुसाइड करना सोल्यूशन नहीं है बच्चों। जहां न समझ में आए तुरंत छोड़ो ना, वैसा वैसा पैसा बहुत सारा आगे जाएगा। जहां समझ में आए वहां पढ़ाई करो, और कोई अच्छा खराब नहीं होता है यार। बच्चा गीला मट्टी है, जैसे उसको ढालेंगे वैसे ढलाएगा। जो वीक भी है स्टूडेंट है उसको भी हो जाएगा, इसलिए उसको भी अच्छे से उसको समझाया जाए। यही ना होगा कि भाई 50 वीक में 2 होके हुआ, कम से कम 2 होके हुआ कि नहीं। अब उसको ठीक से पढ़ाएंगे नहीं तो एक होके नहीं होगा। जब एक होके नहीं होगा तो कुछ लोग उसमें हो सकता है गुस्सा में आकर सुसाइड भी कर लेता है। इससे बचाना है बच्चे को, और सारे टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत डिटेल पढ़ाएं, बच्चा सुसाइड नहीं करे यार। घर खेत बेच के कैसे आया है आपको पता है?
घर द्वार सब बेच करके, घर खेत बेच बाच करके बेचारा आता है पढ़ने, और उसको आप डिटेल पढ़ाते नहीं हैं। कितना गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग मेरे बात को समझे होंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।